अगर आपको भी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2024 में आने वाले हैं, तो सही वीडियो में आए आप। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, कुछ डेरिवेशन भी है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, और बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये नहीं है कि आपको रटना है, ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, वो डेरिवेशन भी आपको आ जाएगा। और इतना तो कंफर्म है कि इस अगर आप लेक्चर को देख लेते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको तैयार कर लेते हैं, तो आपके 35 प्लस मार्क्स 100% आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे, हर एक प्रकार के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और उसका पीडीएफ जो है आपको वो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, यानी कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखिए तथा एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के कक्षीय वेग के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं जो क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा, तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आने की संभावना 50% के आसपास होती है कि हाँ कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में हर बार आएंगे ही आएंगे। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप देखेंगे जा करके, जो भी अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख रहे हैं तो जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे वही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपके कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे अगर आप ध्यान से देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं तो। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए कि कूद कूद के यहाँ देखते हैं फिर स्किप करके वहाँ चले जाते हैं फिर यहाँ चले जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और पता चले कि बाद में आपकी बैक वगैरह लग जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखें, सारी चीज़ों को समझें। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखिए तथा एक उपग्रह के कक्षीय वेग के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। देखिए जो डेरिवेशन होता है बड़ा ही आसान सा होता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन बड़ा ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम को लिखिए। ये डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि केपलर के नियम को लिखिए, डायरेक्टली ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सभी को मालूम है कि हाँ जो केपलर ने नियम दिया था वो ग्रहों की गति से संबंधित ही दिया था। तो यहाँ से डायरेक्टली आपसे एग्जाम में चूंकि ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी 2 नंबर में भी पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ जाता है, अधिकतर अगर 5 नंबर में पूछेगा तो इसमें एक आपसे डेरिवेशन दे देगा, ठीक है। अब जो भी आपको जो परिक्रमण काल होता है उसका डेरिवेशन इसमें दे देता है, दे सकता है, या फिर कक्षीय वेग का डेरिवेशन दे सकता है, कोई भी डेरिवेशन दे सकता है एक। तो जो अगर आपसे ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ देगा कि केपलर के नियमों का उल्लेख कीजिए या फिर केपलर के नियम को बताइए। अगर 5 नंबर में देगा तो एक डेरिवेशन आपसे दे देगा, यानी कि क्वेश्चन ये आउट क्वेश्चन है, आना आना ही है कैसे भी आए, ठीक है। अब 2 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए। और देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की बात करें और जितने भी सब्जेक्ट की बात करें, तो जो 1 1 और 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर कोई 5 नंबर का आप क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं तो उसमें आपको एग्जामिनर 3 नंबर तक देता है। बहुत अच्छा उसको लगा, बहुत अच्छा आपकी राइटिंग वगैरह है तो 4 नंबर तक देता है। 5 नंबर तो बहुत ही रेयर केस में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉर्मल बात करें, अगर आपने नॉर्मल तरीके से लिखा है आपने, तो 5 में 2 ही नंबर मिलता है। जबकि आपके 1 1 और 2 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको आपने 1 1 शब्द में 2 2 शब्द में लिखना होता है, कोई एमसीक्यू टाइप का होता है, कोई 1 2 लाइन में लिखना होता है। तो इसमें आपको फिक्स नंबर मिलते हैं। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपके मान लीजिए कि 1 1 नंबर के 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 करने रहते हैं, तो 10 में बहुत ज़्यादा न सही हो तो कम से कम 5 आपके सही हो ही जाएं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से 1 1 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सारी चीज़ें सारी जानकारी एक ही लेक्चर के माध्यम से आपको, इसी लेक्चर के माध्यम से आपको, दूसरा लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ आप कमेंट करेंगे तो कुछ के जो सोल्यूशन आपको नहीं आते रहेंगे, जो डेरिवेशन आपको टफ लगता रहेगा कि हाँ ये डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, तो वो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या नियम है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रहों की गति संबंधी केपलर को नियम को लिखना है और तथा एक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के कक्षीय वेग के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, डेरिवेशन करना है। तो आप देखिए केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए। पहला नियम क्या है? कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा नियम क्या है? क्षेत्रीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। और तीसरा है परिक्रमण काल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ तक जो पॉलिटेक्निक करने बच्चे आते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो इंग्लिश पे ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अब चूँकि आप नए स्टूडेंट्स हैं, आपको पास कुछ जानकारी है नहीं, जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, खास करके हेडिंग, आप डिफिनीशन तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होगी।
खास करके जितने भी आपके मेन पॉइंट्स है, हेडिंग्स हैं, उसको आप इंग्लिश में ज़रूर याद करेंगे। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, सपोज कीजिए कि कोई टॉपिक हो गया, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, ठीक है, इसी को ले लीजिए कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। मान लीजिए आपसे कह दिए डिफाइन, आपको मालूम है कि पेपर आपका हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, डिफाइन लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। अब देखिए पेपर में कैसे देता है, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, आप हो सकता है आपको सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी, ठीक है। अब कभी कभी यही दे देता है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, हिंदी में देगा, ठीक है, हिंदी वर्जन में। इसका ये नहीं देगा कछाव के नियम को परिभाषित कीजिए, ऐसे नहीं देगा, ऐसे दे देगा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को परिभाषित कीजिए, ऐसे दे देगा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को परिभाषित कीजिए। और आपने याद क्या किया है, आपने तो रटा है कि कछाव का नियम, कछाव का नियम, कछाव का नियम, हमें तो याद है, हम लिख देंगे कि हाँ कछाव का नियम क्या होता है। लेकिन आपसे हिंदी में भी पूछेगा और इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन उसका सेम रहेगा, इसलिए आपसे कहा जाता है। अभी चूंकि अभी आप नए स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ये जानकारी नहीं है, और ना ही आपको हो सकता है, पता नहीं आपके पास जानकारी है या फिर नहीं है, तो आपको इंग्लिश वाले वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। खास करके जितने भी आप डिफिनेशन याद करेंगे, जो भी मेन हेडिंग्स है, उसको इंग्लिश में जरूर देख लेंगे। और जब भी आप पेपर सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसका जो आप हिंदी, चूंकि बच्चे जो करते हैं वो हिंदी के ही द्वारा करते हैं, यानी कि हिंदी वर्जन से ही पेपर देख करके करते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन से एक बार मिलान करते जरूर रहेंगे। हिंदी वर्जन में कुछ मिसप्रिंट, मिसटाइप भी हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या है, कछाव का नियम। अब देखिए कछाव के नियम में इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। कछाव का नियम है, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार गति यानी कि इलिप्टिकली मोशन करते हैं। इसमें सूर्य एक केंद्र यानी कि फोकस पर होता है। इस मोशन को प्लानेटरी मोशन कहते हैं। क्या हो गया, ये आपका सूर्य हो गया। क्या हो गया, सूर्य हो गया। इन्होंने सभी को मालूम है कि सूर्य के, आपको भी, आपने पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि हाँ सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कक्षा में, ठीक है। मान लीजिए कि मरकरी हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसकी कक्षा अलग है। वीनस की, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जितने भी है सबकी कक्षा अलग अलग है, ठीक है, अपना चक्कर ऐसे लगाते रहते हैं। तो इन्होंने भी यही कहा, लेकिन इसे आपको मालूम है कि वृत्ताकार, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, तो इन्होंने बस एक बता दिया कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार गति करते हैं। क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार, मतलब वृत्ताकार आपका ये हो गया, और दीर्घ वृत्ताकार मतलब यही होता है। इसी तरीके से बस वो चपटा होता है थोड़ा सा, आपका दीर्घ वृत्ताकार इस तरीके से होता है। यानी कि अगर ये आपका सूर्य हो गया, तो जितने भी ग्रह, मान लीजिए कि कोई भी ग्रह हो गया, तो वो आपका जो चक्कर लगाएंगे कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ये आपका दीर्घ वृत्ताकार हो गया। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि ये आपका मान लीजिए कि एक वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार में आपका एक फोकस होता है, लेकिन जो दीर्घ वृत्ताकार होता है इसमें एक फोकस ना होकर के दो फोकस होता है। और इस फोकस को हम फोकस ना कह करके फोकाई कहते हैं, FOCI। तो मान लीजिए इसे F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं, और इसमें सूर्य या फिर इस पे स्थित रहेगा F1 पे, या फिर F2 पे स्थित रहेगा। तो ये आपकी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, ये आपको इससे मतलब नहीं है। बस आप इतना समझिए कि कछाव के नियम में क्या है, दो चीज़ें उन्होंने कहा। क्या कहा, किन्होंने कहा, केपलर जी ने कहा। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कछाव का जो नियम है, तो केपलर जी ने क्या कहा कि ये जो है आपका जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर, जो आपका सूर्य होगा उसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार गति करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि इसमें सूर्य एक केंद्र पर स्थित होता है। जितने भी ग्रह घूम रहे हैं तो इसमें जो सूर्य होता है वो एक केंद्र पे स्थित होता है, जिसे हम फोकस कहते हैं, यानी कि फोकस पर स्थित होता है। और ये जो कह लीजिए कि प्लानेट मोशन करते हैं, इसे हम प्लानेटरी मोशन कहते हैं। ये तो हो गया कछाव का नियम, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। दूसरा नियम क्या है, क्षेत्रीय चाल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन टर्म है जो कि आपको ध्यान से रखना है। एक है आपका पहला कि केपलर का द्वितीय नियम ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे MCQ टाइप का पूछ लेता है कि केपलर का कौन सा नियम ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, तो केपलर का द्वितीय नियम कौन सा है, क्षेत्रीय चाल का नियम है। तो केपलर का द्वितीय नियम ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। अब देखिए दूसरा टर्म इसमें दिख रहा होगा, ये दोनों आपके डिफिनेशन ही है, सेम टाइप के हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। एक निश्चित समय में ग्रह एक निश्चित एरियल वेलोसिटी कवर करता है, यानी कि निश्चित समय, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सन हो गया, ठीक है। अब कोई भी ग्रह ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, कोई एक ग्रह ले लीजिए, अर्थ ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है। तो एक निश्चित समय में क्या कहता है, एक निश्चित समय में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये जा करके 5 मिनट लगा रहा है, ठीक है, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो एक निश्चित समय में एक एरियल वेलोसिटी, यानी कि निश्चित एरियल वेलोसिटी, यानी कि निश्चित एरिया कवर करता है। ये एरिया इसका इतना हो गया। अब मान लीजिए कि ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मिनट में फिर से आता है और इतना कवर करता है एरिया। तो ये जितना एरिया होगा
उतना ही एरिया यही होगा, यानी कि ये जो निश्चित टाइम है इसका, अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ यहाँ पे भाई ये सूर्य हो गया, यहाँ से यहाँ तक गया, इतना एरिया कवर किया 5 मिनट में, और पता चले यहाँ से यहाँ ये 5 मिनट में आया तो इतना ही एरिया कवर किया, यानी कि एरिया यहाँ पे कम हो गया, कम कवर किया। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी रुक रुक के चल रही है, कि हाँ यहाँ पे स्पीड इसकी ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे कम हो गई, समान तरीके से चलता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक निश्चित समय में ग्रह जो है, एक निश्चित समय में ग्रह एक निश्चित एरियल वेलोसिटी कवर करता है। और इसी टर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेहतर रहेगा। कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे ये सूर्य हो गया, थोड़ा सा और अच्छे से बना लो, ये सूर्य हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रह है जो कहिए कि इस कक्षा पे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ये ग्रह है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो ग्रह है, यहाँ पे है ग्रह आपका, ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, और किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि समान समय अंतराल में जो भी आपका जितना समय अंतराल है, यहाँ से जब इस कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 मिनट में मान लीजिए कि इतना ये क्षेत्रफल कवर करती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं भी आ जाए इधर, तो यहाँ अगर 5 मिनट में जाती है तो ये समान क्षेत्रफल ही तय करेगी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपके बुक में भी फिगर वगैरह बना होगा, ये आपका सन हो गया, कुछ इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए कि 5 मिनट में है, इतना एरिया इसने कवर किया, और यहाँ पे भी वो 5 मिनट में आएगी तो सेम एरिया कवर करेगी, ठीक है। अब चूंकि ये पास में है, ठीक है, तो ये एरिया ये बड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन एरिया आपका समान होगा, समान समय होगा, ठीक है। 5 मिनट में ये इतना ही एरिया कवर करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। या फिर ये आप लिख देंगे, सबसे बेटर रहेगा कि एक निश्चित समय में ग्रह एक निश्चित एरियल वेलोसिटी कवर करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। फिर तीसरा इन्होंने क्या दिया, परिक्रमण काल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें इन्होंने क्या कहा कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल को हम टी से डिनोट करेंगे। किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी का वर्ग यानी कि स्क्वायर ग्रह की सूर्य से दूरी आर, ग्रह की सूर्य से दूरी क्या है, आर के क्यूब यानी कि 3 घात के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब मालूम है आपको, प्रोपोर्शनल जब हटेगा इक्वल का साइन लगेगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू कोई एक नियतांक रख देंगे हम, ठीक है, आर क्यूब, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। अगर के का मान यहाँ पे 1 रहता है तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाता है, टी स्क्वायर इक्वल टू r⁻³ यानी कि आर क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता क्या है। यहाँ पे तो आपसे कह दिया गया कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी, यानी कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी से डिनोट करते हैं। तो टी का वर्ग सूर्य से मतलब ग्रह के सूर्य से दूरी आर के क्यूब के समानुपाती होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसमें आपका जो परिक्रमण काल है टी है, इसे कहते क्या है, ये होता क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता क्या है। तो ये जो आपका मान लीजिए कि सूर्य है और कोई ग्रह है, ठीक है, तो ये एक चक्कर जितनी देर में पूरा करता है इसी को इसका परिक्रमण काल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण काल कहलाता है। आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ आप समझ गए होंगे। ये फार्मूला जब भी आप लिख के आएंगे तो ये फार्मूला आपको जरूर लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो आपसे मान लीजिए कि आपका केपलर का नियम पूछेगा और एक डेरिवेशन दे देगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो डायरेक्टली आपको केपलर के नियम की विवेचना कीजिए, केपलर के नियम को बताइए, केपलर के नियम को समझाइए। किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था, ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय वेग से उपग्रह के लिए कक्षीय वेग का व्यंजक प्राप्त करना था। तो देखिए इसका जो डेरिवेशन है बड़ा ही सिंपल सा है। एक मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपसे क्वेश्चन बाय चांस पूछ ही दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ही दे, तो आपको इसको कैसे करना है, बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं वो जान लीजिए। मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आती है, जैसे कई जगह आपने देखा होगा आपको m1 या फिर m2 आपको देखने को मिल जाएगा।
दो द्रव्यमान है तो एक को m1 से डिनोट कीजिए, एक को m2 से डिनोट कीजिए, या फिर कई जगह आपने देखा होगा me करके लिखा होगा, यानी कि मास ऑफ अर्थ हो गया, एक आपका m हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा। तो आप जैसे भी चाहें वैसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे बस आप लिख देंगे कि जिस भी चीज़ से डिनोट कर रहे हैं उसको साइड में आपको लिख देना होता है। तो हम जब भी डिनोट करेंगे, दो m है आपके, दो द्रव्यमान है, तो एक को कैपिटल M से डिनोट करेंगे जो आपका बड़ा है, क्योंकि अर्थ आपका बड़ा है तो इसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और सैटेलाइट आपका छोटा है इसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसको चाहें तो हम इसको me से डिनोट कर सकते हैं, जो भी चाहें m1 m2 जो भी डिनोट करना चाहें। तो ये थोड़ा सा कठिन लगता है, लेंदी लगता है, इसमें समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो सबसे सिंपल है, एक को कैपिटल से डिनोट कीजिए, एक को स्मॉल से डिनोट कीजिए, ठीक है। तो यहीं पे आप देख लीजिए, ये आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, कैपिटल R है। इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M है। और जो सैटेलाइट है इसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ये आपका जो है, ये आपका सरफेस है अर्थ का। तो सरफेस के जो अर्थ है उसके सरफेस के h ऊंचाई पर क्या है, आपका सैटेलाइट स्थित है। ये जो आपको दिख रहा होगा हाइट है, इसकी हाइट है h ऊंचाई पर, ठीक है। तो वही सबसे पहले तो इतना तो आप लिख लेंगे ना कि हाँ, देखिए पहले ये मैं आपको दिखा दूं डिनोट करने के लिए। यहाँ पे कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट, r है रेडियस ऑफ, यानी कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, और h है हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे h थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस हो गया अर्थ का, और इससे h ऊंचाई पर क्या है, एक सैटेलाइट स्थित है। अब जो ये सैटेलाइट पृथ्वी से ऊपर स्थित है, तो इसको कहिए कि यहाँ पे घूमने के लिए अपनी कक्षा में कुछ ना कुछ वेग की जरूरत होगी। भाई किस वेग से रहेगा, कैसे घूमेगा, तो इसी के लिए क्या होता है, इसी के लिए हमें डेरिवेशन प्राप्त करना है कि इसका वेग कितना रहना चाहिए, किस वेग से ये घूमेगा। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें निकालना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसे हम वी नॉट, जिसे वी जीरो कहते हैं, वी नॉट कहिए आप, वी नॉट से भी कह सकते हैं, या फिर प्रोनाउंसिएशन के लिए इसे कहा जाता है कि वी जीरो। तो वी जीरो आप जिस भी चीज़ से चाहें आप याद रखने के लिए वी जीरो कहिए या फिर वी नॉट कहिए, ठीक है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ओ से डिनोट होता है, इसीलिए हम इसे वी जीरो कहते हैं, ठीक है, या फिर वी नॉट कहा जाता है। तो वी नॉट से हम इसे ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसे हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ गई, बस आपको ये क्या बनाना है, एक फिगर बनाना है, यानी कि ये आपका अर्थ हो गया, इसका रेडियस r हो जाएगा आपका, इसका द्रव्यमान कैपिटल M हो जाएगा, और इससे h ऊंचाई पर एक सैटेलाइट स्थित है जिसका कहिए कि द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। बस यही आपको चीज़ें इसी में लिख देनी है। तो कैसे लिखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा इसकी त्रिज्या r है। इतना तो आप लिख लेंगे ना, इतना तो आपको लिखना आता होगा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M यानी कि m है तथा इसकी त्रिज्या r है, तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक सैटेलाइट स्थित है जिसका द्रव्यमान m है। अब इस सैटेलाइट को कहिए कि अपनी कक्षा में घूमने के लिए किसी वेग की जरूरत होगी, तो इसी के लिए हमें डेरिवेशन प्राप्त करना है कि कितना वेग इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बस आपको दो फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला कौन सा है, इसका मैं आपको टिक बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप और आपकी मम्मी कपड़ा धुल रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी मम्मी कपड़ा धुल रही हैं, आप वहाँ पे खड़े हैं और आपकी मम्मी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, तो आप अपनी मम्मी से क्या कहेंगे, जी मम्मी, क्या कहेंगे, जी मम्मी रहन दो। क्या कहेंगे, जी मम्मी रहन दो। क्या कहेंगे, जी मम्मी रहन दो, मैं भी धो रहा। क्या कहेंगे, मैं भी धो रहा। क्या कहेंगे, मैं भी, धो मतलब दो रहा, RH। बस आपको यही कहना है। क्या कहना है, आपकी मम्मी कपड़ा धुल रही है, काफ़ी परेशान है, तो आपको बस इतना कहना है, जी मम्मी MM कैपिटल M और स्मॉल m रहन दो, RH रहन, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका होल स्क्वायर दो, मैं भी धो रहा, मैं भी धो मतलब दो रहा, RH। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, और दोनों ये होते हैं F इक्वल टू। अब आपका डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये दोनों टर्म आपको याद हो गए, तो यहीं पे आपको लिखना है, बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट पर कितना ग्रेविटी के कारण फोर्स है। तो यहाँ पे वही आपका हो, F इक्वल टू क्या होगा, जी मम्मी रहन दो, मैं भी धो रहा। यहाँ पे R प्लस H का, जैसे कि आपको मालूम है F प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, M, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m या फिर M1 M2 अपान R स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपको सभी को मालूम है। अब चूंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो R स्क्वायर है तो यहाँ पे केवल R है, और यहाँ पे क्या है, R प्लस H है। तो हमें जो हाइट लेनी है, यानी कि यहाँ से हमें सैटेलाइट तक की दूरी लेनी है, तो यहाँ से तो यहाँ तक R है, अर्थ की त्रिज्या रेडियस, और यहाँ तक हमें H ऊंचाई पर है ना सैटेलाइट जो आपका, तो वही आपका हो जाएगा R प्लस H, ठीक है। अब R का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आपका
आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। बस वही टर्म है। जी मम्मी रहन दो, मैं भी धो रहा, ठीक है, मैं भी धो मतलब दो, मैं भी धो रहा, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पे है जो ये जो आपको दिख रहा होगा, इस सेटेलाइट को यहाँ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और इस फोर्स का क्या होता है वही मैंने आपको बताया। एक आपने फार्मूला देखा होगा 1/2 mv स्क्वायर, और एक होता है mv स्क्वायर अपान आर, ठीक है। अब आर का टर्म यहाँ पे क्या है, आर प्लस एच रहेगा, इसका आर प्लस एच है, क्योंकि आर की जगह पे यहाँ पे दोनों चीज़ है, यहाँ पे दोनों टर्म है, आर प्लस एच है, इसकी पूरी दूरी मतलब कहिए कि एक तरीके से त्रिज्या। और वी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, वी नॉट के, यानी कि वी जीरो से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही टर्म आपको बस दोनों टर्म लिख देना है, और इन दोनों टर्म को क्या करना है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू कीप इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि उस कहिए कि जो आपका सैटेलाइट है अपने ऑर्बिट में उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए F=mv स्क्वायर अपान आर, ठीक है। अब आर की जगह पे यहाँ पे आर प्लस एच रहेगा, पूरी त्रिज्या रहेगी इसकी, और यहाँ पे वी जीरो रहेगा, यानी कि वी नॉट रहेगा। बस यही टर्म दोनों आपको लिखना है। पहला क्या है आपका, ये है जी एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और दूसरा है एम वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपान आर प्लस एच। बस आपका कहिए कि डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, दोनों F इक्वल टू है, ठीक है। अब इन दोनों को आपको इक्वल कर देना है। जब इन दोनों को आप इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, समानता के आधार पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। दोनों को यहाँ पे बस इक्वल कर देना है, और इक्वल करके काट देना है। कैसे काटेंगे, एक तरफ आपको क्या रखना है, एम वी नॉट स्क्वायर अपान आर प्लस एच, एक तरफ तो आपका ये है, दूसरी तरफ क्या है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है। तो ये आपका होल स्क्वायर एक यहाँ पे पूरा है, ये कट जाएगा, एम से आपका स्मॉल एम से आपका ये स्मॉल एम कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, वी नॉट का स्क्वायर यहाँ पे बस बचा है आपका, क्या बचा है, वी नॉट का स्क्वायर बचा है आपका, और यहाँ पे क्या बचा है, जी एम बचा है आपका, और नीचे आर प्लस एच बचा है। क्या बचा है आपका, यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर बचा है, और ऊपर जी एम बचा है, और नीचे आर प्लस एच बचा है। बस आपका ये हो गया, डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गया। और इसमें एक टर्म आपको, चूंकि यहाँ पे आपको वी स्क्वायर है, तो इस वी स्क्वायर को यहाँ पे मतलब वी नॉट स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये रूट में आ जाएगा। बस ये आपका टर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद से आपको क्या करना होता है, ये जो जीएम है इसका एक मान रखना होता है। जीएम का मान आप कहाँ से निकालेंगे भाई, कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा F इक्वल टू क्या होता है, एम कैपिटल एम या फिर M1 M2 कहिए, जो भी आप जिस भी चीज़ से, जी एम अपान आर स्क्वायर होता है, और एक F इक्वल टू क्या होता है आपका, mg होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। न्यूटन के जो दूसरा नियम है F इक्वल टू mg होता है, और एक होता है F इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। और इन दोनों का कहिए कि यहाँ पे दोनों का समानता के आधार पर जी एम अपान आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका mg, ठीक है। तो m से m क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, g और r स्क्वायर हो जाएगा, g और r स्क्वायर, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका, g और r स्क्वायर हो जाएगा। इधर चला गया तो इधर कितना बचा, gm, तो gm इक्वल टू क्या हो गया, gr स्क्वायर, gm इक्वल टू gr स्क्वायर। यहाँ पे जो gm है इसी की जगह पे आपको क्या रख देना है, gr स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको रख देंगे जब आप gr स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अंडर रूट में मान लीजिए ऊपर आप रख दिया आपने gr स्क्वायर, ठीक है, क्या रख दिया, gr स्क्वायर, और नीचे क्या है आपका r प्लस एच है। अब मान लीजिए कि ये जो आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये जो आपकी पृथ्वी है इससे h ऊंचाई पर था, कोई भी सैटेलाइट h ऊंचाई पर था। अब जब ये मान लीजिए कि सैटेलाइट जो है h ऊंचाई पर ना होकर के पृथ्वी के काफ़ी समीप हो, इन एनी केस मान लीजिए कि जो आपका सैटेलाइट हो पृथ्वी से h ऊंचाई पर तो है, लेकिन पृथ्वी के काफ़ी सतह के काफ़ी समीप है, तो h को हम क्या कर सकते हैं, h काफ़ी छोटा हो जाएगा r की अपेक्षा में, तो h को हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब जब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक होगा तो h की जो कहिए कि जो मान होगा वो काफ़ी कम होगा r की अपेक्षा, तो हम h को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो h को यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। h को जब हम हटा देंगे यहाँ पे तो केवल यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, r ही बचेगा।
अब जब आर बचेगा तो एक आर से ये आपका एक आर कट जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा केवल जी आर, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आर। वही सब काट पीट के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मान मैंने आपको बता दिया कहाँ से निकला, ठीक है। वी नो दैट, हमको जानते हैं कि जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर होता है, इसको पक्षांतर कर लेना है और उसके बाद से बस वही आपको जैसे मैंने आपको कहा काट पीट के बस आपको अंडर रूट में यही आएगा वी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर, और इसका मान कितना होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि वी नॉट का मान बताइए, तो 7.90 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आपका ये सैटेलाइट है इसको इस कक्षा में घूमने के लिए 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के लिए कि वेग से यहाँ पे इसको घूमना होगा, तभी ये घूम पाएगा, अदरवाइज ये यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है यहाँ पे अपनी कक्षा में नहीं घूम पाएगा। तो ये आपका इसका सिंपल सा डेरिवेशन है, काफ़ी आसान सा डेरिवेशन है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आपका एक और डेरिवेशन आ जाता है, काफ़ी सिंपल एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन होता है और आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक पृथ्वी बनानी होती है। पृथ्वी का क्या होता है, जो आपका द्रव्यमान होगा इसका m होगा, त्रिज्या इसकी r होगी। अब r से डिनोट करिए या फिर आर ई से डिनोट करिए, जिस भी चीज़ से आप, हम आर ही से डिनोट करेंगे, बस एक ही टर्म लेकर के चलेंगे। आप जिस भी चीज़ से चाहे डिनोट करना उससे डिनोट कर सकते हैं। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M व त्रिज्या r ही है, यानी कि r है। पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर एक, मतलब पृथ्वी की सतह पर एक m द्रव्यमान का पिंड स्थित है, यहाँ पे कोई पिंड स्थित है। हम g और कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना होता है g क्या होता है, जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब सर्वात्रिक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मान हर एक जगह पे पृथ्वी के ऊपर नीचे सतह पर हर एक जगह समान होता है। लेकिन वही अगर स्मॉल जी की मान करें गुरुत्वीय त्वरण का, तो इसका मान पृथ्वी के ऊपर नीचे बदलता रहता है, अलग अलग रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, सतह के ऊपर जाते रहेंगे, जितना ऊपर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, घटता रहेगा, और जितना नीचे आएंगे उतना कहिए कि बढ़ता रहेगा, और केंद्र पे शून्य होता है, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। इसका मान कितना कितना होता है, तो जी का जो कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, और स्मॉल जी का मान सभी स्टूडेंट को मालूम होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एफ का मालूम है कि एफ इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर होता है, और एक एफ इक्वल टू मालूम है आपको एम जी होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक एफ इक्वल टू क्या होता है आपका जी एम अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक एफ इक्वल टू आपको मालूम है न्यूटन के दूसरे नियम से एफ इक्वल टू एम जी होता है। बस इन दोनों को आपको समानता के आधार पर दोनों को समान कर देना होता है। यहाँ देखिए जी कैपिटल एम अपान आर स्क्वायर अपान में एम जी हो गया, ठीक है। तो एम से ये एम कट जाएगा स्मॉल वाला, बचेगा क्या इक्वल टू यहाँ पे आपका जी एम, और इसको अगर पक्षांतर कर देंगे आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका जी बच जाएगा, यानी कि जी आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब हमें किसका निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है जी, ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है। या फिर कहिए कि स्मॉल जी, मतलब दोनों में संबंध स्थापित करना है। तो स्मॉल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, यही तो आपका हो जाएगा, यही आपका कहिए कि फार्मूला, यही आपका डेरिवेशन हो गया। इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, बस दो टर्म आपको याद रखने होते हैं, एक एफ इक्वल टू होता है जी एम अपान आर स्क्वायर, और दूसरा आपका हो जाएगा एफ इक्वल टू एम जी, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के अनुसार। बस आपको इसी को समानता के आधार पर कर देना है, आपका जी का मान डायरेक्टली निकल जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आशा करता हूँ कि ये दोनों आपको डेरिवेशन काफ़ी सिंपल डेरिवेशन है, बस आपको दो टर्म याद करने होते हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया। एक में आपको क्या याद रखना होता है, जी मम्मी जी रहन दो मैं भी धो रहा, ठीक है। ये आपको अभी मैंने आपको बताया काफ़ी सिंपल और आसान सा होता है, और इससे आसान, इस चैप्टर से आसान तो कोई आपका चैप्टर ही नहीं होता है, काफ़ी सिंपल और आसान सा ये चैप्टर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो पीडीएफ है, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और टेलीग्राम पे जाकर के इस पीडीएफ को भी लेकर के आप अपने स्तर से भी पढ़ सकते हैं। अभी सभी क्वेश्चन वगैरह को आप देख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपका एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड डिफाइन जी बेस्ड ऑन इट, यानी कि कैपिटल जी को कहिए कि इसको डिफाइन भी करना है, ठीक है। ये आपसे 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तथा इसके आधार पर जी की परिभाषा दीजिए, ठीक है। अब जी की, कैपिटल जी की परिभाषा हम कैसे देंगे, अब यहाँ पे समझिएगा कहा क्या जा रहा है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो द्रव्य कणों, कितने द्रव्य कण, दो द्रव्य कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल F
कणों के द्रव्यमान के गुणनफल, कणों के द्रव्यमान, मान लीजिए कि एक का एम है, कैपिटल एम है और स्मॉल एम है, कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, उनकी बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के वृत्त का अनुमानुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन है तो F इक्वल टू जब लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा, जो नियतांक आपका क्या है, G है, G कैपिटल M स्मॉल m अपान R स्क्वायर, बस आपका यही है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अब हमें देखिए हमें किसका मान निकालना है, हमें कैपिटल G का मान निकालना है, तो बस इसको पक्षांतर कर देना है, तो इधर आ जाएगा आपका F R स्क्वायर और अपान में आ जाएगा आपका M कैपिटल M और स्मॉल m, यही आपका G का मान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा G इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F इंटू आर स्क्वायर, या फिर कहिए कि एफ आर स्क्वायर अपान में एफ आर स्क्वायर अपान में कैपिटल M और स्मॉल m, यही आपका G का मान हो जाएगा। तो बस इसी के साथ सिर्फ फार्मूला याद है तो आप डिफिनीशन वगैरह भी बना सकते हैं, या फिर डिफिनीशन याद है तो आप फार्मूला बना सकते हैं। काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। एक एस्केप वेलोसिटी होता है, एक एस्केप एनर्जी होता है, और दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और डिराइव द फार्मूला रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग संबंधित सूत्र व्युत्पन्न करें, यानी कि इसकी डेरिवेशन आपको करने हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान सा होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका पलायन वेग होता क्या है, तो वह वेग जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी पिंड पृथ्वी से बाहर अनंत पर चला जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। यानी कि जब भी आपने देखा होगा जैसे कि ये आपकी पृथ्वी हो गई है, तो मान लीजिए कि आप कुछ फेंक रहे हैं, ठीक है, अब फेंक रहे हैं, यहाँ तक जा रही है, फिर से नीचे आ जा रही है, पृथ्वी पर आ जा रही है, ठीक है, यहाँ तक गई फिर पृथ्वी पर आ गई, यहाँ तक गई फिर पृथ्वी पर आ गई। कोई ऐसी आपका वेग हो, किसी आपने इतनी तेज तरीके से फेंका कि यह आपका जो कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये गया तो ये आपका पृथ्वी पर आया ही नहीं, तो इसी को कहा जाता है कि वह वेग जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी पिंड है पृथ्वी से बाहर अनंत पर चला जाता है, कहीं और चला जाता है, अनंत पर चला गया और पृथ्वी पर वापस लौटता ही नहीं है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं, यानी कि एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि आपने गांव वगैरह में भी देखा होगा, मान लीजिए कि आप किसी तालाब में, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका कोई तालाब हो गया, अब यहाँ पे खड़े होकर के आप फेंकते रहते हैं, ठीक है, कोई आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पत्थर हो गया, यहाँ पे आप फेंकते रहते हैं। अब वही चीज़ मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, अब यहाँ पे आप हाइट पे यानी कि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, फिगर के माध्यम से समझे। मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा देखिए कीबोर्ड काम नहीं करे, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर से यहाँ चला आ रहा है, फिर आपका यहाँ चला रहा है, फिर यहाँ चला रहा है, और कोई ऐसा वेग है कि इतनी तेज आप इतनी स्पीड से फेंक रहे हैं कि ये गया और आपका आया ही नहीं नीचे, यानी कि एकदम पृथ्वी से बाहर चला गया। तो यहीं पर वही कहा जा रहा है। इसके 2 तरीके से डिफिनेशन बनते हैं, या फिर आप ये लिख सकते हैं, या फिर अथवा में आपको दिख रहा होगा, ये आपको बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग, क्या होता है, प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है। मतलब कि इतनी तेज फेंकी और वो न्यूनतम वेग होता है। ठीक है, अधिकतम तो भाई जाहिर सी बात है, अब न्यूनतम आपको मालूम है कि हाँ, मान लीजिए कि हम 1 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से अगर फेंकते हैं, 1 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फेंकते हैं, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फेंकते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जाता है, फिर यहाँ से गिर जाता है। 2 किलोमीटर हावर पर स्पीड से फेंकते हैं तो जाता है, गिर जाता है। वही अगर मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फेंकते हैं तो ये जाता है, अनंत में चला जाता है, पृथ्वी से ऊपर सतह पर चला जाता है, ऊपर चला गया, बाहर चला गया, अनंत पर चला गया, ये लौट कर आया ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है, ठीक है, कि वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ही निकल जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है। तो वह न्यूनतम वेग है। और न्यूनतम वेग मान लीजिए कि जो भी आपका होगा, मान लीजिए कि आपने 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फेंका तो वह आपका बाहर चला गया, अनंत पर चला गया, तो ये आपका न्यूनतम होगा। अगर आपने मान लीजिए कि 4.9 किलोमीटर पर हावर आपका यहाँ पे हो जाएगा तो वह नहीं जा पाएगा आपका पृथ्वी से बाहर। ठीक है, इसके लिए कम से कम 5 किलोमीटर पर हावर का चाहिए ही। ये आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि इसके लिए मान अलग होता है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका पलायन ऊर्जा, एक यहाँ पे तो एस्केप वेलोसिटी हो गई। एस्केप एनर्जी क्या होती है,
तो वही प्लायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई ऊर्जा, प्लायन वेग से फेंकने के लिए भाई हमें जो वेग चाहिए उसको फेंकने के लिए पिंड को कोई ऊर्जा दी जाएगी कि हाँ इतनी ऊर्जा से उसको फेंकनी है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसके जो आपका एस्केप एनर्जी होता है यानी कि प्लायन ऊर्जा, इसी को कहते हैं। प्लायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो गतिज ऊर्जा उसको दी जाएगी कि हाँ इतनी तेज फेंका जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लायन ऊर्जा कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन देख लीजिए, काफ़ी सिंपल सा होता है, ठीक है। एस्केप एनर्जी का ये फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है, प्लस में होता है आपका Gm/m/r, ये होता है आपका एस्केप एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। आप देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा, क्या आपसे डेरिवेशन पूछा गया है कि प्लायन वेग का क्या होता है, प्लायन वेग संबंधित सूत्र का व्युत्पन्न करें, तो इसका सूत्र कैसे निकलेगा, तो सबसे सिंपल और सबसे आसान है। मान लीजिए कि ये आपका अर्थ हो गया। अब देखिए अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई भी मान लीजिए कि एक पिंड है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में, अर्थ के ग्रेविटेशन में रहेगा, अर्थ के कहिए कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा, तो इसके पास कहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इसके पास होगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इसकी कहिए कि स्थितिज ऊर्जा इसके पास होगी और गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि इसे v वेग से फेंक दिया गया, ठीक है, ये अनंत पर चला गया किसी v वेग से, यानी कि ve वेग से कहिए, v वेग इसको डिनोट करने के लिए हम ve का यूज करते हैं, ठीक है। ve वेग से फेंक दिया गया और ये अनंत पर चला गया, तो जब अनंत पर चला जाएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वह जीरो हो जाएगी। और आपको मालूम है, क्या मालूम है, कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि रूपांतरण होता है एक तरीके से, एक स्थान से एक चीज में है, मतलब कि एक स्थिति में है वो दूसरी स्थिति में चली जाएगी, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, तो ये आपका जो आपका पिंड होगा, तो इसका यहाँ पे अनंत पे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके पास है, तो बस इसी की सहायता से आपको बस इसकी पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसी को प्लस कर देना होता है और इसका डेरिवेशन आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले तो आप मान लेंगे, सबसे पहले ये तो लिखना आपका आता होगा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, तथा इसकी सतह पर एक पिंड m है, ठीक है। चूंकि m पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र में है, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगे। आप अपने स्तर से लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, जो भी आपको लिखना हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। अब टोटल एनर्जी इसकी कितनी होगी, के यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे आपको मालूम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब बस आपको देखिए काइनेटिक एनर्जी का आपको इसमें बस दो फार्मूला लगाना है और दोनों को जोड़ देना है। काइनेटिक एनर्जी का आपको मालूम है कि 1/2 mv²। अब यहाँ पे ve का हम यूज करेंगे, ठीक है, ve से डिनोट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक आपका दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका माइनस में होता है Gm/m/r। बस इन दोनों को याद करना है और इन दोनों को बस जोड़ देना है, दोनों एनर्जी को आप जोड़ देंगे, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ना है। अब चूंकि यहाँ पे बीच में ये माइनस में होता है, तो ये आपका ये वाला जो टर्म है ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस में आ जाएगा तो इसको आप क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो इसे 1/2 mve² हो जाएगा आपका, और इक्वल टू में ये आपका माइनस है तो इधर प्लस में चला जाएगा, Gm/r हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका m से स्मॉल m आपका कट जाएगा और बचेगा क्या आपका 1/2। तो ये 2, चूंकि हमें किसका निकालना है, v का मान निकालना है, तो यहाँ पे v² में है तो यहाँ पे लिख देते हैं v² इक्वल टू इसको, इस 2 को ये आपका मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है इधर, तो इधर जाकर के ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए v² इक्वल टू 2Gm/r हो जाएगा। और ve अब चूंकि हमें स्क्वायर से इसको हटा देना है तो अंडर रूट में ये हो जाएगा 2Gm/r। अब बस वही चीज़ लगानी है आपको, 2Gm/r का मान आपको कह लिए कि बदल देना है। यहाँ पे जो आपको 2Gm/r दिख रहा होगा, ये 2Gm/r, तो इसके जगह पे आपको ये मान पुटअप कर देना होता है। कौन सा मान पुटअप कर देना होता है, आपको मालूम है F इक्वल टू यह आपका होता है Gmm/, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया Gmm/r², और एक F इक्वल टू होता है आपका mg, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए नीचे की ओर आए आप, यहाँ पे Gmm/r² और mg का समानता के आधार पर करेंगे तो यहाँ पे आपका ये टर्म आएगा, ठीक है। ये g का मान कितना आएगा आपका Gmm/r²। अगर Gr को यहाँ पे पक्षांतर करते हैं, एक r को यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे Gm/r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका है Gm/r की जगह पे हम Gr लिख सकते हैं, ठीक है। Gm/r की जगह पे हम Gr लिख सकते हैं, तो वही टर्म है आपका Gm/r की जगह पे हम Gr लिख देंगे, ठीक है। ये जो आपका है Gm इतने की जगह पे, ठीक है, 2 को छोड़ दीजिए, Gm/r की जगह पे हमें क्या लिखना है Gr। बस आपका हो गया सोल्यूशन।
जी एम अपान आर की जगह पे आप जी आर लिख दीजिए, तो वी इक्वल टू अंडर रूट 2 GR आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं ये समझे हैं कि नहीं? ये वाला जो है ये आपका समझा दो एक बार। एफ इक्वल टू आपका होता है कैपिटल एम अपान स्मॉल एम, जी होता है जी कैपिटल एम अपान स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर होता है, और एक एफ इक्वल टू आपका एम जी होता है। अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है। अब इन दोनों को समानता के आधार पर जी एम एम अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी, ठीक है। एम से ये आपका एम स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ये आर स्क्वायर है, इसमें आर स्क्वायर है तो इसको आर और आर लिख सकते हैं, तो इस एक आर को इधर पक्षांतर कर लीजिए, जी आर हो गया, और ये जी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी एम अपान आर हो जाएगा। तो इसी जी एम अपान आर की जगह पे हमें जी आर लिख देना है, तो इसी जी एम अपान आर की जगह पे ये जो आया है आपका, इसी जी एम अपान आर की जगह पे हमें स्मॉल जी और कैपिटल आर लिख देना है, बस वही आपका आ जाएगा। तो 2 हो जाएगा और वही स्मॉल जी कैपिटल आर, ये यहाँ पे जैसे कि फार्मूला में दिख रहा होगा, यही आपका फार्मूला हो गया। वी ई इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल अंडर रूट में रहेगा आपका, ठीक है, 2 इंटू स्मॉल जी और कैपिटल आर आपका, ये आपका फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया? तो ये काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी आसान सा है प्लान वेव का। बस इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी होती है, क्या होता है आपका, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों की सहायता से आपका कहिए कि ये फार्मूला का डेरिवेशन होता है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, इसमें आपको रटने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जो आप चूँकि जब पेज वगैरह भरना होगा तो थोड़ा सा आप इसको तो लिख ही लेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है तथा इसकी सतह पर एक पिंड स्मॉल m है, ठीक है। और इसका जो वेग होगा, हम चूँकि अभी तो ये स्थिर है फिलहाल में, ठीक है, और इससे जब इसका जो वेग होगा वो v वेग होगा कि हाँ इतना इसको वेग चाहिए कि ये अनंत पर चला जाए। भाई हम किसी चीज़ को फेंक रहे हैं, मान लीजिए कि फेंकेंगे, ठीक है, पृथ्वी से, कि कितनी तेज फेंके कि वो अनंत पे चला जाए, वो पृथ्वी पे लौट के ही ना आए, तो उसी वेग को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, इसमें तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चूँकि देखिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम केवल अपना एक एक करके क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप कहेंगे तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो केवल आप क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी उसका कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो आपको उसका वीडियो यानी कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ ये डेरिवेशन आपको नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। जो भी मैंने आपको दोनों डेरिवेशन बताए काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डिफाइन सैटेलाइट एंड इट्स टाइप, ठीक है। लगभग दो प्रकार के आपके सैटेलाइट्स यहाँ पे होंगे, उपग्रह, उन्हीं के दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो उपग्रह एवं उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए, दोनों को परिभाषित भी करना पड़ेगा क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी स्मॉल जी विथ हाइट फ्रॉम द अर्थ। या देखिए ये क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पूछ सकता है, ठीक है, 50-50 के चांस रहेंगे, ठीक है। इन दोनों में से आपसे कोई एक पूछेगा, 50-50 के चांस रहेंगे। तो इसमें देखिए ये है आपका, पृथ्वी के तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो पृथ्वी तल से जितना हम ऊपर जाएंगे, आपका पृथ्वी तल हो गया सरफेस से, जितना ऊपर जाएंगे तो इसमें जी का मान क्या होता है, घटता है। केंद्र पे क्या होता है, शून्य होता है। जितना गहराई में जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो इस बात का आपको विशेष याद रखना है। ये आपसे एमसीक्यू में एक एक नंबर में पूछ सकता है कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है, घटता है या फिर बढ़ता है। एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्र पर होता है तो जी का मान क्या होता है, नीचे आता है गहराई में जाता है तो जी का मान क्या होता है, ये आपसे पूछता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का सिद्धांत लिखिए। ये जो ब्लैक होल का सिद्धांत है, यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी आपको दे दिया है। ये लगभग हर 2 साल पे 1 साल पे, मतलब कि रिपीट हर बार नहीं करता है। अब चूंकि कहा नहीं जा सकता है कि हाँ रिपीट नहीं करता है तो इस बार भी नहीं करेगा, कर भी सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको देख लेंगे। ये एक तरीके से काल्पनिक चीज़ें हैं। ब्लैक होल के बारे में बात करें तो इसका सारा मैंने आपको आंसर नॉर्मल भाषा में रख दिया है, इसको आप अपने स्तर से देख लेंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल आसान है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो आप थोड़ा सा बस क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए। जो आपको नहीं आता होगा इसमें से वो कमेंट करेंगे, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। आपके लिए बहुत सारी मेहनत की जाती है कि जितने भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो, कम से कम वो मिल जाए, कि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आपके कम से कम बैक वगैरह ना लगे, ठीक है। अब देखिए, राइट स्टोक्स लॉ एंड डिराइव द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि स्टोक का नियम लिखिए
और सीमांत वेग के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। आपसे देखिए ये क्वेश्चन स्टोक्स का नियम लिखिए, ये आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, केवल ये पूछेगा तो ठीक है। अगर डेरिवेशन के साथ पूछेगा इसका सीमांत वेग के साथ तो आपसे कहिए कि 5 नंबर में पूछेगा, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है सीमांत वेग की परिभाषा दीजिए, ये भी आपसे 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछ सकता है। अकेले अकेले पूछेगा तब, अगर एक साथ पूछेगा तो ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा। फिर देखिए राइट हुक्स लॉ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ को देख लेंगे। और मेंशन बर्नौली थ्योरम एंड प्रूव इट, यानी कि बर्नौली की प्रमेय का उल्लेख करते हुए उसे सिद्ध भी कीजिए, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में से दोनों भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, या फिर एक तो कंफर्म है। अब बर्नौली थ्योरम थोड़ा सा कहिए कि फेमस क्वेश्चन एक तरीके से, तो ये भी आप इसको आउट क्वेश्चन मान सकते हैं कि हाँ आपके एग्जाम में ये आ सकता है। और जब ये आएगा प्रूफ करने के लिए तो 5 नंबर में आएगा। अदरवाइज नॉर्मल ऐसे कहेगा कि बर्नौली थ्योरम के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी कीजिए, लिखिए और उसका फार्मूला लिखिए, तो आपसे 2 नंबर में पूछ देगा। अदरवाइज अगर प्रूफ करने के लिए देगा तब आपसे 5 नंबर में देगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, राइट शॉर्ट नॉट ऑन, इसको आपको याद कर लेना है, ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछे कैसे जाएंगे, कई तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। आप देखिए स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के टाइप्स हो गए, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे आपसे पूछ देगा कि प्रतिबल का मात्रक लिखिए, ठीक है, या फिर प्रतिबल की विमा लिखिए, कुछ भी तरीके से आपका, चूंकि एक टर्म आपको याद है, प्रतिबल आपने पढ़ा है, टाइप्स पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है प्रतिबल का मात्रक आपको विमा याद ही होगा। उसी प्रकार से विकृति हो गया, उसकी मात्रक विमा क्या क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। फिर प्रेशर हो गया, प्रेशर के बारे में, इसका तो अब चूंकि इतने ये जो टर्म है ना, हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। कोई 1 नंबर में देखने को मिलेगा, कोई 2 नंबर में देखने को मिलेगा, कोई हो सकता है 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो 5 नंबर में कैसे देखने को मिलेगा, जैसे पृष्ठ तनाव पूछता है कई बार, स्टोक्स लॉ इसी में पूछ देगा अलग से, ठीक है, इसी में जोड़ देगा, तो 1 नंबर का ये हो गया, 4 नंबर का आपका डेरिवेशन वाला पार्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ऐड करके पूछ देगा, ठीक है। तो ये जितने आपके टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है, जितने टॉपिक, इसमें से आपको कम से कम 5 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब आएंगे तो 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में ये आएंगे अधिकतर, ठीक है। तो 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में, जैसे मान लीजिए कि पूछते आपसे कि इसकी विमा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए, किसी भी टर्म से, आपको जो नहीं कि इसका मैं कह रहा हूँ तो इसी का इसका कह सकता है कि इसकी विमा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए, इसके बारे में समझाइए। तो ये आपके कहिए कि एक तरीके से जितने भी टॉपिक है ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी को देख लेंगे, सभी के टाइप्स को आप खास करके प्रतिबल और विकृति के टाइप्स को देख लेंगे, और सभी के आपको कहिए कि मात्रक और विमा याद होनी चाहिए। इसमें से मान लीजिए कि आपके 4 नंबर तो फिक्स रहेंगे, यहाँ से केवल आपके 4 नंबर इस टॉपिक से, ये जो जितने टॉपिक आपको इंटरफेस पे दिख रहे हैं, चाहे आपका स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, प्रेशर हो, सरफेस टेंशन हो, विस्कोसिटी हो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो, या फिर रेनॉल्ड नंबर हो, इससे आपके 4 नंबर यहाँ से आप फिक्स कर लीजिए कि आपके 4 नंबर के आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि और ज़्यादा भी आ जाए लेकिन कम नहीं आएंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लेंगे, ठीक है। फिर नीचे की ओर चलते हैं। मेंशन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द कॉर्नर साइकिल, ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए, कॉर्नर चक्र की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आज ये जो कॉर्नर चक्र वाला हो गया, ये हो सकता है कि आपको ना दे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी 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 आउट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे आप। इसको देखिए ऐसे भी पूछ सकता है, ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम को बताइए, 1 नंबर में पूछेगा तो, या फिर 2 नंबर में पूछेगा तो। या फिर ऐसे पूछ सकता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम या फिर द्वितीय नियम का उल्लेख कीजिए। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा कि ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए, या फिर कभी कभी इसमें और एक और ये टॉपिक जोड़ देता है कि कॉर्नर चक्र, या फिर कोई और टॉपिक इसमें ऐड कर देगा। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। काफ़ी आउट क्वेश्चन है और काफ़ी कह लीजिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर देख लेंगे, जरूर से जरूर देख लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंशन वेरियस मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, इसके बारे में बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, शायद प्रोसेस से हो गया, तो प्रोसेस रहेगा, यानी कि समतापी और स्थिरोष्म, रुद्धोष्म कहिए, स्थिरोष्म शायद यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, प्रक्रियाओं में अंतर दिखाइए। इसको मैं PDF में जब आपको भेजूंगा तो वहाँ पे सही से टाइप करके भेज दूंगा, देख लेंगे आप, ठीक है। डिफाइन टॉर्क विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, उदाहरण से टॉर्क को परिभाषित करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्लियर फ्रॉम एन एग्जाम्पल, यानी कि कोणीय समय को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका एक तरीके से 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में ये आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर पूरा पूछ देगा, ये जितने टर्म है यहाँ पे, तो ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद होती है ये जो क्वेश्चन है आपका कोणीय संवेग परिभाषा करना या फिर कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये आपसे 2 नंबर में ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेडियस ऑफ गाइरेशन। इसको ना के बराबर इसको मान लीजिए, हर बार नहीं पूछता है, 2 साल 3 साल पे कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में ये आपसे एक बार पूछ जाता है कि डिफाइन रेडियस ऑफ गाइरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन विथ एग्जाम्पल। ये भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह रहा है उसको करके बता दे रहा हूँ, लेकिन आएंगे तो इसी में, आपको कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं देगा, देख लेंगे आप अपने स्तर से इसको भी। फिर है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेंगे। इस टर्म में इस तरीके से करिए कि आपके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं और वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे कि ये हो गया आपका व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्रेशन एंड यूनिट्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध होता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक व मात्रक भी लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसको तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे, मेंशन दी वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये क्या है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर का कहिए कि सबसे अच्छा क्वेश्चन और आउट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखेंगे। फिर है डिफाइन फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि घर्षण और उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। अब डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, किसी 2 घर्षण के नाम दे देगा, सीमांत घर्षण या फिर जो भी आपका हो, तो उस हिसाब से डायरेक्टली आपसे वो भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली आप, चूंकि आपको याद रहेगा फ्रिक्शन और उसके टाइप्स याद है, तो जो भी आपसे पूछे तो उसको आप लिख ही देंगे, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कई बार आता है, लगभग जब हम लोग पॉलिटेक्निक कर रहे थे 2 साल पहले तो उस बार भी आया था, ठीक है। इस बार भी, पिछली बार भी शायद आया था ये क्वेश्चन और इस बार भी आ सकता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सप्रेशन फॉर ए पार्टिकुलर मूविंग विथ स्पीड v ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले डिफिनेशन देता है तो ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा और ये इसका डेरिवेशन वाला पार्ट आपका 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। r त्रिज्या की वृत्ति पथ पर v चाल से घूमते हुए कण के लिए अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखेंगे आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इम्पल्स एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, आवेग को परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डायमेंशनल फॉर्मूलाज एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी भौतिक राशि की विमी सूत्र तथा विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सीमाएं या फिर इसके गुण और दोष, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। जो आपके पहला चैप्टर हो गया, इससे आपका यही क्वेश्चन अधिकतर बनता है कि किसी भौतिक राशि की विमी सूत्र तथा विमी विश्लेषण की सीमाएं लिखिए, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि विमी विश्लेषण के गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विमी विश्लेषण के गुण और दोषों का उल्लेख कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल एरर्स इन फिजिकल मेजरमेंट, इसको भी आप थोड़ा सा आउट क्वेश्चन करके रखेंगे, इसलिए कि जो पहले दूसरे वाले चैप्टर है इसमें से यही सारी चीज़ें आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है। जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कमियां, विमी विश्लेषण के गुण और दोष, उसका उल्लेख कीजिए, या फिर ये आपसे पूछ देगा कि भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए, या फिर डायरेक्टली नाम लेकर पूछ देगा कि एब्सोल्यूट एरर्स, या फिर इस एरर के बारे में बताइए, या फिर इस एरर के बारे में बताइए, सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में बताइए। आपसे डायरेक्टली नाम लेकर भी पूछ सकता है। तो जब आपको ये याद रहेगा कि हाँ ये एरर होता क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके अंदर की सारी चीज़ आपको मालूम रहेंगी, जहाँ से भी पूछे आपको करने में आसानी रहेगी, ठीक है। फिर देखिए डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन इट्स यूज्ड बाय ए साइक्लिस्ट इन बेंडिंग ए टर्न ऑन द रोड, यानी कि अभिकेंद्री बल को परिभाषित कीजिए, इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, एक साइकिल चालक द्वारा सड़क के मोड़ पर झुकाव में इसके उपयोग को समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन ये भी आपसे पूछ देता है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। 5 नंबर में ही आपसे पूछेगा, ये पूरा अगर पूछेगा तो इसको आप जरूर देख लेंगे। फिर है डिफाइन लीनियर एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स एंड डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी कि रेखीय, क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच संबंध का निगमन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखेंगे। क्या है, रेखीय, क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इनके बीच संबंध को, जो इसके बीच के लिए डेरिवेशन होता है, संबंध होता है, क्या क्या इनके बीच संबंध होता है, उसका निगमन करना है, निगमित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस टाइप हो गया है, इसको आप देख लेंगे अपने स्तर से।
अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर तो आपने देख लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके अलावा जो एक एक नंबर के, दो दो नंबर के और कुछ पाँच पाँच नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कह लिए कि 2 साल 3 साल 5 साल पे कह लिए कि रिपीट होते रहते हैं। तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रीवियस ईयर ओरिजिनल बोर्ड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2017 से लेकर के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक का आपको प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर मिल जाएगा। इससे आसानी क्या होगी? आसानी क्या होगी, जो एक एक नंबर के और दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। किस तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे कि हाँ भाई हम तो एक एक नंबर वाला कर लेंगे जिस तरीके से आए, और पता चले कि कोई आइडिया उनको ना हो कि हाँ इस तरीके से भी पूछ सकता था, इस तरीके से भी इसने पूछ दिया। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर, ओरिजिनल बोर्ड पेपर देखना होगा। तो ये आपको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश आप डायरेक्टली जाकर के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर के उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, या फिर डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये आपका पेपर कब का है? और सेमेस्टर दिसंबर 2017। पहले आपका पेपर इस तरीके से आता था, कई पेज का आता था, ठीक है, कई पेज, उसमें कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इसका पेपर देने वाले हैं सारी चीज़ें लिख के आते थे। लेकिन अब जो आपका पेपर आ रहा है नॉर्मल केवल 2 पेज में ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस ये आपका 2017 का है, ठीक है। फिर आपका देखिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का है, ये आपका पेपर इंग्लिश वर्जन में भी है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे हिंदी वर्जन में मिल जाएगा, दोनों वर्जन में पेपर है। और जितने भी ईयर का 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, सभी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका है दो और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2018 का है। फिर एक चीज़ में आपको 2019 में आपको यहाँ पे 4 पेपर देखने को मिलेंगे। इसको देख करके आप कन्फ्यूज ना होंगे, जैसे कि आपको 2018 को हो गया, फिर ये आपका आ जाएगा 2019 का। यहाँ आप देखिए 2019 के, इसमें से एक एक नंबर के आप क्वेश्चन केवल रिवीजन कर लेंगे, उसका अगर कहेंगे तो मैं सोल्यूशन बता दूंगा। ये और सेमेस्टर एग्जामिनेशन कब का है? दिसंबर 2019 का है। और यहाँ पे दिख रहा होगा कोड नंबर 2042C, यानी कि आपको मालूम है कि हर एक जिले के लिए पहले अलग अलग, अभी भी बनता है, अलग अलग तरीके से पेपर कोड रहता है कि हाँ यहाँ का आप, चूँकि होता क्या है कि कई जगह पेपर वगैरह सामने आ जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट अगर सेम तरीके से बनेगा तो सब पेपर फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह अगर बाई चांस, अब चूँकि अब तो लीक वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल आपका जब पेपर होता है, आज पेपर है तो 2 घंटे पहले कॉलेज में ऑनलाइन तरीके से आएगा और कॉलेज वाले प्रिंट करके आपको दे देंगे। तो लीक होने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, कम होते हैं अब, ठीक है। तो ये आपका कोड है, ये आपका दिख रहा होगा 2019 का ही पेपर है, कोड कितना है? 2042C है। अब फिर आपको यहीं पे आपका 2019 का एक और पेपर देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आप देख लीजिए 2019 का सेम पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपका है 2042A है, ऊपर वाला देखा आपने 2042C था। अब ये आपका 2019 का फिर एक आपको एक और पेपर 2019 का देखने को मिल जाएगा यहीं पे। यहाँ आप देखिए ये PDF लगभग कई पेजेस का है, तो इसमें आप देख लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2042B है और सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 के तीनों पेपर हैं। इसके अलावा 2019 का आपको एक और पेपर इसी मिलेगा जो आपका स्पेशल बैग का। अब स्पेशल से बैग से ये मतलब नहीं है कि आपके में नहीं आएगा, क्वेश्चन वही है, स्टूडेंट वही है, बस स्पेशल बैग की कैटेगरी के थे। स्पेशल बैग पेपर एग्जामिनेशन जून 2019, और ये भी आपका है 2042, ये स्पेशल बैग के बच्चों के लिए है। तो क्वेश्चन वगैरह सब वही है जिससे आपसे नॉर्मल तरीके से पूछे जाते हैं, उसी तरीके से स्पेशल बैग पेपर के लिए थोड़ा सा हल्का वगैरह कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ हल्का कर ही दिया जाएगा। ये आपके स्पेशल बैग के लिए है। तो ये सारे PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सारी चीज़ों को जाकर के आप अपने स्तर से देख लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 19, 20, 21, 22 सारे पेज आप सारे यहाँ पे करिए कि पेपर PDF यहाँ पे आपके अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका शायद 2022, देखिए 23 मार्च 2022 का ही है आपका। फिर यहाँ पे नीचे वाला आपका 2023 का है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका 2023 का, ठीक है। सारे PDF हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट PDF को लेना चाहते होंगे प्रीवियस करिए कि 7-8 साल के प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर को, तो जा करके उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यानी कि UPP पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जाकर के आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और इसका PDF ऑलरेडी वहाँ पे सेंड किया जा चुका है। जाकर के PDF को ले लेना है अपने स्तर से, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, और देख लेना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसीलिए मैंने कलेक्ट करके सारी चीज़ें आपको, सारी PDF वगैरह दे दिए हैं। अब इसमें आपको फिजिक्स में कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब PDF की सहायता से, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर की सहायता से आप तो इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए। फिर देखिए यहाँ पे ये आपका कमेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। क्या है आपका? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र का विमित सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन है ML T⁻⁻2 A⁻², ठीक है। दूसरा है आपका MT⁻⁻1 और A⁻²। फिर तीसरा है आपका
m⁻⁻1 l⁻⁻2 t a⁻⁻1 और फिर चौथा ऑप्शन क्या है आपका m⁻⁻1 l t a⁻⁻2। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आपका विद्युत क्षेत्र का विमित सूत्र कौन सा होगा। ऑप्शन ए सही होगा या फिर बी सही होगा। आप डायरेक्टली लिख देंगे ABCD, जो भी सही होगा अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन हो इस चीज़ को लेकर के, इस लेक्चर को लेकर के, कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ समझ में ना आया हो या फिर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।